चलो बेस थ्योरम में क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ। तो आपको आपके पास देखो ये वाला फ्लो चार्ट तो क्लियर है ये सभी लोगों को, है ना, कि एक स्टार्ट या फिर एक सोर्स हम लोग लेके चलते थे। और क्वेश्चंस देखना, मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको कॉमन सेंस से ही मोस्टली हम लोग लगाएंगे विदाउट द यूज ऑफ एनी फॉर्मूलाज। देखो तो ये सोर्स आपको मेंशन कर रखा है, सोर्स से आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जनरेट करते थे, E2 E3। फिर इन सारे इवेंट्स का आप क्या करते थे, एक सर्टेन इवेंट्स के पास ले जाके मर्ज कर देते थे। बट आपको असल में पता होता था कि आप शुरुआत कहाँ से करते थे, यहाँ से। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बनाना सबको आता है। आप इस पाथ की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, इसकी निकाल सकते हो, इस पाथ की प्रोबेबिलिटी, इस पाथ की प्रोबेबिलिटी। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये ऊपर से नीचे तक का जो फ्लो दिख रहा है, ये नेचुरल फ्लो तो सबको समझ में आ रहा है कि दिस इज द नेचुरल फ्लो, दिस इज नेचुरल फ्लो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड। तो जब भी ऐसा पूछता अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी, इसी को बोला जाता है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो अब मेरी बात, अगला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी आपके बेस थ्योरम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी बेस थ्योरम के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी के आगे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स और ऐड कर देगा। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस से कर पा रहे हैं, इसके लिए कुछ फ्लो चार्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बट होता क्या है कि जब भी हम लोग बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी जितनी कैलकुलेशन तो हर बार करनी ही करनी है, आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी उसमें करनी पड़ जाती है। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे का क्या क्या लॉजिक होता है, उस पर वन बाय वन हम लोग आते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप मुझे ये समझाइए कि क्या आपको ये समझ आ रहा है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E पूछा हुआ है, इसका मतलब इसको एज अ कंडीशन ट्रीट कर रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं तो चलेगा। तो आगे से आपको सिर्फ यही समझना रहेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी वाला चार्ट अगर हम लोग बनाते हैं और उस चार्ट में अगर हमें कहीं पे इनवर्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ रही है, E1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ रही है और कंडीशन आपकी E वाली दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में डाल सकते हो। बट अगेन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि अप्रोच अपनी क्या रहनी चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेज वगैरह बता देता हूँ, बट कोई भी फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं नहीं इसमें। तो जनरली जो फॉर्मुलेज वगैरह आप यहाँ से डिराइव करते हो, जैसे E1 बाई E कैलकुलेट करना है, तो मोस्टली हम लोग इसको लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, इसको हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला एक आ जाता है निकल के E बाई E। ठीक है, तो ये बस देखने के लिए देख लो, कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करने वाले, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन में बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रखेंगे और क्वेश्चन को ट्रैक करेंगे। बाकी ये टोटल आपको निकालना आता है E1 इंटू E बाई E1 प्लस E2 इंटू E बाई E2 प्लस E3 इंटू E बाई E3। चेक कर लीजिए इसको, कर लिया सब लोगों ने चेक इसको। चलो अब यहाँ पे अगर आप देखो जो नीचे आपको मेंशन कर रखा है ये बॉटम में, ये आपके पास मेंशन कर रखी है सम ऑफ पाथ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ पाथ प्रोबेबिलिटीज। और जो ऊपर उसने मेंशन कर रखा है ये है सिंगल पाथ प्रोबेबिलिटी, ये है आपका सिंगल पाथ प्रोबेबिलिटी। चलो ये सब तो थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कशन हो गया, थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, इसका क्वेश्चन से डायरेक्ट अपना कोई लेना देना नहीं, ना ही क्वेश्चन में हम ये सब यूज़ करने वाले। क्वेश्चन में मोस्टली हम यूज़ करेंगे कि अगर डेटा पढ़ने के बाद क्या क्या की फैक्टर्स ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।